आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के अध्याय 2 में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर परागण। पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ जीनोगैमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी कहते हैं। आइए देखते हैं पर परागण क्या होता है। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्वपरागण डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पर परागण। पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन, जब किसी एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरा पौधा है और यहाँ पर एक और पौधा है, तो इस पौधे पे जो पुष्प लगा है, इस पुष्प के परागकोश में परागकण बनेंगे और यह परागकण दूसरे पौधे के जो ऊपर जो पुष्प खिलता है, इसमें जो वर्तिकाग्र होता है, जब यहाँ पर पहुँचता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर परागण कहलाती है। ठीक है, समझ में आया सबको। जब किसी एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। पर परागण। ठीक है, सामान्यतः पर परागण के लिए अनेक माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे जल है और जंतु है, हवा है। ठीक है, इसी के आधार पे पर परागण विभिन्न प्रकार का होता है और यह मुख्य रूप से पर परागण 3 प्रकार का होता है। इसमें देखिए वो 3 प्रकार क्या हैं। पहला जो मुख्य प्रकार है वो है जल परागण, दूसरा वायु परागण, तीसरा जंतु परागण और चौथा है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण। ठीक है, देखिए जल परागण को हाइड्रोफिली कहा जाता है। जल परागण को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। यहाँ पर परागकारी जो माध्यम होता है वह होता है जल। यहाँ पे पर परागण की प्रक्रिया जल के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा होती है, जल के द्वारा होती है। तो यहाँ पे परागण किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा होता है, इसलिए इस परागण को जल परागण कहते हैं या हाइड्रोफिली कहते हैं। सामान्यतः जल परागण जलीय पौधों में ही संभव है और जल के द्वारा ही तभी वहाँ पे परागण संभव हो पाएगा। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे वेलिसनेरिया, हाइड्रीला, इन पौधों में जल के द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, समझ में आया। पर परागण में जल परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं और यहाँ पे परागण प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, जल के द्वारा होती है। और इसका उदाहरण क्या है, वेलिसनेरिया और हाइड्रीला। ठीक है, और भी पौधे हो सकते हैं जलीय पौधे जिनमें क्या होता हो, जल के द्वारा पर परागण होता हो। दूसरा प्रकार है वायु परागण। ठीक है, दूसरा क्या है, वायु परागण। यहाँ पर इसे एनीमोफिली कहा जाता है। एनीमोफिली। वायु परागण को क्या कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। यहाँ पे पर परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। यहाँ पे जो माध्यम है वह वायु अथवा हवा होती है। ठीक है, सामान्यतः जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनके जो परागकण होते हैं वह बहुत छोटे होते हैं और भार में बहुत हल्के होते हैं।
अगर वह भार में हल्के होंगे तभी एक स्थान से उड़ करके हवा के द्वारा दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, दूसरे पौधे के पास पहुंच सकते हैं। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनके परागकण कैसे होते हैं? बहुत हल्के होते हैं और बहुत अधिक संख्या में ऐसे पुष्पों में परागकण का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो परागकण बनते हैं वो बहुत अधिक संख्या में नष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं और वो आकार में छोटे और हल्के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप उदाहरण की बात करते हैं एग्जाम्पल, तो जो मक्का का पौधा होता है, मेज जिसको कहते हैं, जुनहरी, ठीक है, तो मक्के के पौधे में वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है, किसके द्वारा होगा? मक्के के पौधे में परागण वायु के द्वारा होता है। समझ में आया? आगे देखिए, जो अगला प्रकार है जंतु परागण। अगला प्रकार क्या है? जंतु परागण। यहाँ पे परागण की प्रक्रिया जंतुओं के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा होगा? जंतुओं के द्वारा। ठीक है, जैसे कोई कीट है या फिर घोंघा है या चमगादड़ है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जंतुओं के द्वारा क्या होता है? परागण होता है। इसमें जंतु परागण विभिन्न प्रकार का हो सकता है। जंतु परागण विभिन्न प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे कीट परागण। क्या होगा? कीट परागण। पक्षी परागण। कीट परागण, पक्षी परागण। ठीक है, घोंघा परागण। हाथी परागण। चमगादड़ परागण भी कह सकते हैं। चमगादड़ परागण। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कीट परागण को एंटोमोफिली कहा जाता है। कीट परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। यहाँ पे परागण कीटों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा परागण? कीटों के द्वारा होता है। कीटों के द्वारा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कुछ, जैसे तितली। सभी लोगों ने तितली देखा है। तितली के द्वारा एक बहुत ही सुंदर पुष्प होता है लिली। ठीक है, लिली जानते हैं आप लोग। तो लिली में तितली के द्वारा क्या होता है? पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मधुमक्खी भी एक प्रकार का कीट है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पुष्पों में, जैसे सूरजमुखी है, ठीक है, और भी बहुत सारे पौधे हो सकते हैं, जैसे गुड़हल है, तो सूरजमुखी और भी बहुत सारे पौधे हो सकते हैं। इनमें क्या होता है? मधुमक्खी के द्वारा परागण होता है। शलभ के द्वारा यक्का, किस पौधे में? यक्का में पर परागण होता है। इस प्रकार से बहुत सारे कीट हैं, जैसे जो ततैया होता है, वैस्प होता है, जो पीले रंग का भौरा होता है, उसके द्वारा भी क्या होता है? पर परागण होता है। तो यहाँ पे देखिए, कीट परागण को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। परागण किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा होगा। और इसके यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल हैं। तितली के द्वारा लिली में होता है, और मधुमक्खी के द्वारा सूरजमुखी में, शलभ के द्वारा यक्का आदि में होता है। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। पक्षी परागण। पक्षी परागण को ऑर्निथोफिली
ऑर्निथोफिली कहा जाता है। पक्षी परागण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। यहाँ पे परागण किसके द्वारा होगा? पक्षी के द्वारा होता है, चिड़िया के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा गुंजन करने वाली चिड़िया, गुंजन करने वाली चिड़िया, इसको हमिंग बर्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड। इस चिड़िया के द्वारा बिग्नोनिया, किस पौधे में? बिग्नोनिया पौधे में परागण होता है। ठीक है, गुंजन करने वाली चिड़िया के द्वारा बिग्नोनिया पौधे में परागण प्रक्रिया संपन्न होती है। समझ में आया? पक्षी परागण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। और यहाँ पे परागण पक्षी के द्वारा होगा। उदाहरण आपके सामने है, गुंजन करने वाली चिड़िया किस पौधे में? बिग्नोनिया पौधे में परागण संपन्न कराती है। घोंघा के द्वारा परागण क्या होता है? इसे मलैकोफिली कहते हैं, मलैकोफिली। यहाँ पे परागण प्रक्रिया घोंघा के द्वारा, स्नेल जिसको कहते हैं, घोंघा के द्वारा संपन्न होगी। और सामान्यतः आप लोगों ने जमीकंद का नाम सुना होगा। जमीकंद पौधे में घोंघा के द्वारा परागण संपन्न होता है। घोंघा के द्वारा किस में होता है? परागण जमीकंद में होता है। ठीक है, हाथी परागण किसके द्वारा परागण होगा? हाथी के द्वारा होगा। ठीक है, रेफ्लेसिया किस पुष्प में? रेफ्लेसिया के फूल में, पुष्प में हाथी के द्वारा परागण प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाथी के द्वारा किस में होता है? रेफ्लेसिया के पुष्प में परागण प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला है चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है, इसे कहते हैं चिरोप्टेरिफिली। चिरोप्टेरिफिली। ठीक है, यहाँ पे जो परागण प्रक्रिया है चमगादड़ के द्वारा संपन्न होगी। चमगादड़, जिसको बैट कहा जाता है। क्या कहते हैं चमगादड़ को? बैट कहते हैं। ठीक है, ये क्रिकेट खेलने वाला बैट नहीं है, ये बैट एक मैमल होता है जो पक्षी की तरह उड़ सकता है। ठीक है, आप लोगों ने पेड़ पे देखा होगा, वृक्षों पे देखा होगा, ये उल्टे लटके रहते हैं, चमगादड़ या बैट। ठीक है, यह क्या करता है? कदम का पौधा आप लोगों ने देखा है, कदम और कचनार में चमगादड़ के द्वारा पर परागण संभव होता है। ठीक है, तो अगला जो परागण का प्रकार है, पर परागण का प्रकार है, वह है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा होता है। ठीक है, तो कृत्रिम परागण, जो परागण मनुष्य के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। सामान्यतः जब कृत्रिम परागण करता है मनुष्य, तो वहाँ पे दो तकनीक अपनाता है। एक होता है विपुंसन। क्या होता है? विपुंसन। ठीक है, विपुंसन में क्या किया जाता है? जो परागकण का निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है? परागकोश में होता है। और इसलिए पुंकेसर को परिपक्व होने से पहले ही हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विपुंसन कहा जाता है। पुंकेसरों को परिपक्व होने से पहले ही चिमटी की सहायता से वहाँ से हटा दिया जाता है। और दूसरा एक प्रोसेस होता है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है? देखिए, जो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र को क्या करते हैं? किसी प्लास्टिक या पेपर के बैग से ढक देते हैं, जिसके कारण उस पर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन या परागकण न आ सके। तो ये दो तकनीक अपनाई जाती है कृत्रिम परागण में, विपुंसन और बैगिंग। विपुंसन में पुंकेसर को रिमूव किया जाता है और बैगिंग में क्या करते हैं? जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र को ढक दिया जाता है। ठीक है, उस पर कोई दूसरा परागकण ना पहुंच पाए। तो आप लोगों को ये सारा प्रकार समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं
पर परागण के लिए क्या युक्तियां होती हैं, क्या उपाय होते हैं जिससे पर परागण क्या हो सकता है, संभव हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पर परागण के लिए युक्तियां। पर परागण के लिए युक्तियां, क्या परिस्थितियां होंगी जिसमें पर परागण की संभावना अधिक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लिंगिता, यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, देखिए अगर पुष्प क्या होता है, एक लिंगी होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, पर परागण की संभावना बहुत अधिक होती है और वहाँ पे पर परागण ही होगा। ठीक है, एक लिंगी पुष्पों में क्या होगा, पर परागण ही होगा। लेकिन अगर द्विलिंगी पुष्प है तो वहाँ पे पर परागण और स्वपरागण दोनों की संभावना हो सकती है। ठीक है, एक लिंगिता, देखिए यह दो प्रकार से हो सकती है। एक ऐसा हो सकता है कि मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग हों, मेल और फीमेल प्लांट क्या हो, दोनों अलग अलग हों और दोनों पे क्या हो, अलग अलग प्रकार के पुष्प खिलते हों। यह मेल प्लांट हो गया और यहाँ पे यह क्या हो गया, फीमेल प्लांट हो गया, मादा पुष्प या मादा पौधा हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही नरजनन अंग है तो यहाँ पे स्वपरागण कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो पर परागण की ही प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होगी। एक दूसरी स्थिति ऐसी है कि मान लीजिए एक पौधा है और इसी पौधे पे अलग अलग शाखा पे दोनों पुष्प लगे हों, एक पर मेल फ्लावर और दूसरे पर फीमेल फ्लावर। दो शाखाएं हैं, एक शाखा यहाँ पर है, दूसरी शाखा यहाँ पर है, दोनों शाखा पे अलग अलग प्रकार के पुष्प क्या है, उग रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस पौधे में भी क्या होगा, पर परागण होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, अगर इस प्रकार के दो पौधे हैं तो इसका परागकण दूसरे पौधे पे जो फीमेल फ्लावर है उस पे पहुँच सकता है और पर परागण प्रक्रिया संपन्न होगी। ध्यान देंगे, अगर इसी परागकण को इसी पुष्प के, इसी पौधे के पुष्प पे ला दिया जाएगा तो वह सजात पुष्पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पौधा भी क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, पर परागण की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यहाँ पे ये जो प्लांट होते हैं इन प्लांट को हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, एक लिंगता में क्या होगा, पर परागण की संभावना अधिक रहती है। दूसरा संभावना क्या है, देखिए दूसरा, नेक्स्ट, स्वबंध्यता। क्या होता है, स्वबंध्यता। इसे कहा जाता है सेल्फ स्टरलिटी। क्या कहते हैं इसे, सेल्फ स्टरलिटी कहते हैं, सेल्फ स्टरलिटी। किसी एक पुष्प का परागकण क्या होता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचेगा तो वह अंकुरित नहीं होता है। ये एक पौधा है, इस पे यहाँ पर पुष्प है। ठीक है, इसका परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जब पहुंचता है तो यह क्या होता है, अंकुरित नहीं होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, स्वबंध्यता कहते हैं, सेल्फ स्टरलिटी कहते हैं। लेकिन जब यह किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे यह क्या होगा, अंकुरित होता है। ठीक है, तो स्वबंध्यता से यहाँ पे स्वपरागण नहीं होगा और पर परागण होने की संभावना रहती है, पर परागण ही होगा क्योंकि यह स्वतः के पुष्प के वर्तिकाग्र पे अंकुरित नहीं होगा। इस प्रकार जो आलू का पौधा होता है, आलू और तंबाकू, आलू और तंबाकू के पौधे में स्वबंध्यता पाई जाती है। यहाँ पे इसका जो परागकण है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुँचने पर अंकुरित नहीं होता है। ठीक है, तीसरा देखिए अगला क्या है,
स्वदूषण, सेल्फ पॉइजनिंग, सेल्फ पॉइजनिंग। इसमें देखिए जो किसी एक पुष्प का परागकण है वह उसी पुष्प के लिए विष का काम करता है। किसका काम करेगा? पॉइजन का काम करेगा, विष की तरह काम करेगा परागकण। ठीक है, तो जब परागकण क्या होगा, जब परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह जो पुष्प है वह सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो परागकण है वह किसकी तरह काम कर रहा है? विष की तरह काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो पुष्प है वह सूख जाते हैं। लेकिन जब यही परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे वह क्या होंगे? अंकुरित होते हैं। तो सेल्फ पॉइजनिंग की स्थिति में क्या होगा? पर परागण ही होगा, स्वपरागण नहीं होगा, क्योंकि यह क्या करता है? पुष्प को नष्ट कर देता है या सुखा देता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता। इसमें क्या होता है, जो नर और मादा भाग होते हैं पुष्प के, वो अलग अलग समय पर, भिन्न का मतलब अलग, काल का मतलब समय, तो पौधे के नर और मादा भाग दोनों अलग अलग समय पर क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। इसे कहते हैं भिन्न काल पक्वता। यह दो प्रकार से हो सकती है, एक होती है पूर्व पुंपक्वता, दूसरी होती है पूर्व स्त्री पक्वता। ठीक है, इसे प्रोटैंड्रस कहा जाता है एंड दिस इज नोन एज प्रोटोगाइनी। इसे क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी कहते हैं। देखिए, भिन्न काल पक्वता दो प्रकार की हो सकती है, पूर्व पुंपक्वता और पूर्व स्त्री पक्वता। पूर्व पुंपक्वता को प्रोटैंड्रस कहते हैं, पूर्व स्त्री पक्वता को प्रोटोगाइनी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, पूर्व पुंपक्वता में जो पुंकेसर होते हैं इनका परिपक्वन मादा जनन अंग अर्थात जो वर्तिकाग्र होती है उससे पहले होता है। दूसरी स्थिति क्या है? स्त्री पक्वता, पूर्व स्त्री पक्वता। इस स्थिति में जो वर्तिकाग्र होती है उसका परिपक्वन जो पुंकेसर होते हैं उससे पहले होता है। ठीक है, समझ में आया? पूर्व पुंपक्वता में जो पुंकेसर है उसका परिपक्वन पहले होगा और पूर्व स्त्री पक्वता में जो वर्तिकाग्र है उसका परिपक्वन पहले होता है। तो इन चारों स्थितियों में क्या होता है? पर परागण की संभावना अधिक रहती है, पर परागण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पर परागण से क्या लाभ होते हैं। पर परागण से लाभ, कुछ लाभ होते हैं पर परागण से। पर परागित जो बीज बनते हैं वो उन्नत किस्म के होते हैं। कैसे होते हैं? उन्नत किस्म के होते हैं। पर परागित जो बीज बनते हैं पर परागण के द्वारा वो उन्नत किस्म के होते हैं। ये आकार में बड़े और भार में वजनी होते हैं। ठीक है, बीज कैसे होंगे? उन्नत किस्म के होंगे, इनका आकार बड़ा होता है और इनमें जो प्रतिकूल वातावरण होती है उसको सहने की क्षमता अधिक होती है और इनके अंकुरण की दर भी क्या होती है? अधिक होती है। तो बीज कैसे होंगे? उन्नत किस्म के होंगे। जो पौधे बनेंगे बीजों से, तो पौधों में क्या होता है? नए लक्षणों का समावेश होता रहता है। क्या होता है? नए लक्षणों का समावेश होता रहता है। तो पौधों में नए लक्षण शामिल होते रहते हैं और ये लक्षण क्या हो सकते हैं? लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
तो सामान्यतः पौधों में क्या होता है, यहाँ पे नए लक्षणों का समावेश होता रहता है। कुछ हानियां भी होती हैं पर परागण से। देखिए क्या हानियां होती हैं। सामान्यतः जो पर परागण की प्रक्रिया है इसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे यह एक ड्रॉबैक है, एक हानि है। क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। सामान्यतः यहाँ पर क्या होता है, जो पुष्प बनते हैं, पुष्प को कीटों को आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ता है, आकार में बड़ा होना पड़ता है। आकार में कैसे पुष्प बनते हैं, बड़े पुष्प बनते हैं और उन्हें मधु भी उत्पन्न करना पड़ता है और सुगंध भी उत्पन्न करना पड़ता है। और वो पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन और चमकदार होते हैं। तो पुष्प को आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ता है, बड़ा होना होता है, मधु भी उत्पन्न करना पड़ता है, सुगंध और रंगीन, रंग भी ये रंगीले होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं पुष्प को, जिससे वो क्या कर सके, कीटों को आकर्षित कर सके। तो यह भी एक तरफ से क्या है, एक हानि ही होती है। यहाँ पे पुष्प को किसी दूसरे पुष्प पर क्या करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। मान लीजिए एक नर पुष्प है और एक मादा पुष्प है। तो अगर केवल एक ही पुष्प हो, नर पुष्प हो, तो क्या होगा, वहाँ पे पर परागण हो पाएगा नहीं, उसके लिए मादा पुष्प की भी आवश्यकता होगी। तो उसके आसपास क्या होना चाहिए, एक मादा पुष्प या मादा पौधा भी प्रस्तुत या उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पर परागण से क्या लाभ होता है और क्या हानियाँ होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किए। मिलते हैं अगले क्लास में।